नमस्कार, मेरा नाम खुशवंत पतनानी है और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद पतनानी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरे साथ है इस वक्त क्लास 12th के स्टूडेंट्स। चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो है जेई और नीट की तैयारी के लिए। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने प्लेन मिरर्स को समझा था। हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन के क्या नियम होते हैं, किस तरह से अलग अलग केसेस में रिफ्लेक्शन हो सकता है। लॉ हमने अलग अलग लॉज देखे थे, जैसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और आपके पास जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो सबकी सब एक पॉइंट पर कोइंसाइड करती हैं, एक प्लेन पर रहती हैं। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। हमने उसके ऊपर बेसिस पर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हमने देखा कि दो तरह के मिरर्स के बारे में जाना। एक थे स्फेरिकल मिरर्स, राइट, और इन स्फेरिकल मिरर्स में एक थे कॉनकेव और दूसरे थे कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमारे स्फेरिकल मिरर्स पे, राइट, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को फिर हम अलग अलग रूल्स देख रहे थे। उन रूल्स को करने के बाद आज की क्लास में हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स के कुछ केसेस देखेंगे, किस तरह से रे डायग्राम्स बनाए जाते हैं और एग्जाम में पिछले सालों के पेपर में किस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं। So this will be our methodology of working today. But before we start, we'll have a quick session of meditation. तो हम लोग 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे. We'll be peaceful, we'll be silent before we start the day. So I request all of you to kindly close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लो, and for 2 minutes we'll just close our eyes and focus on our breathing. Slowly and steadily we can open our eyes. हम धीरे धीरे एक मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल सकते हैं. Now let's start. So I'll open the past class notes ताकि हमारा एक quick revision हो before we start. So here are the notes.
हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था लास्ट क्लास में, ये उसके नोट्स हैं, राइट? तो ये वो सवाल था, करेक्ट? याद आ रहा है कि कैसे एक प्लेन मिरर के अबाउट हमने इमेज की वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश की थी। आई होप याद आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो, करेक्ट? फिर हम लोगों ने रे डायग्राम्स देखने की शुरुआत की थी कि एक ये है कॉनकेव, आपके पास जो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया हुआ है, राइट? दिस इज अ कॉनकेव मिरर। इसमें पीछे की तरफ सिल्वरिंग कर दी जाती है और ये इस वाले साइड पर, राइट? और ये वाला साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप कॉनकेव वाले साइड पर मिरर कुछ शाइनिंग मटेरियल लगा देते हैं, तो दूसरा वाला साइड मतलब कॉन्वेक्स वाला साइड स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आपके पास दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, करेक्ट? सो दिस वन इज कॉन्वेक्स वेल द अदर वन इज कॉनकेव। फिर हमने क्या देखा था, इसका जो सेंटर कहलाता है दिस इज कॉल्ड पोल। ये अपने आप में एक बहुत बड़े कांच के गोले का पार्ट है, करेक्ट? एंड उस कांच के लिए जो बड़ा सा सर्कल है या स्फीयर है जिससे इसे काट के निकाला गया है, उस स्फीयर का एक सेंटर है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, सॉरी, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया पोल, इनके ठीक बीचों बीच एक पॉइंट है जिसका नाम है फोकस, है ना, एफ। क्या है, कैसे समझते हैं इस पॉइंट को? तो ये एक ऐसा पॉइंट है, कोई भी ऐसी इंसिडेंट रे, लाइट की ऐसी इंसिडेंट रे जो पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ रही है। तो हर वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से पास करती है, और ऐसी हर रे जो फोकस से पास करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फिर हमने देखा कि वो सारी रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होके मिरर तक पहुंचती हैं, वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस से पास हो जाती हैं। तो हमने ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज देखी, वो रेज जो पोल पर टकराती हैं उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग वापस से पोल से निकल आती हैं, राइट? और फिर हमने देखा कि ये तो हो गया कॉनकेव की कहानी। जब आप कॉन्वेक्स की कहानी देखते हो तो कॉन्वेक्स में जो रेज है ना, वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो फोकस से आ रही हो। सो लेट्स से अगर एक पैरेलल रे है, वो आई और टकराई, अब इसे वापस जाना है, तो वो कुछ इस तरह से, अब वो कैसे वापस जाएगी, ऐसे जाए कैसे जाए, तो वो कुछ इस तरह से वापस जाती है कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि वो फोकस के थ्रू पास होके फिर आ रही है। जैसे यहाँ भी क्या होता था, एक पैरेलल रे फोकस के थ्रू पास हो जाती थी, यहाँ पर एक पैरेलल रे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है जैसे वो फोकस से आ रही हो, टकराकर फिर उससे निकल के आ रही हो। वैसे ही जो रे, इस केस में यहाँ पर देखो, जो रे फोकस की तरफ आने वाली हो वो जा तो नहीं सकती, राइट? क्योंकि फोकस है इनसाइड द सिल्वर्ड सरफेस, मतलब सिल्वर्ड सरफेस के दूसरे तरफ है, तो वहां नहीं जा सकती, करेक्ट? तो वो रे जाती है कुछ इस तरह से, वो सारी रेस जो फोकस की तरफ जाना चाहती हैं जा तो नहीं पाती, लेकिन फिर भी कैसी हो जाती है, पैरेलल। जैसे यहाँ होता था, वो सारी रे जो फोकस के थ्रू होके आ रही हो वो कैसी हो जाती है, पैरेलल, राइट? अब यहाँ पर भी वो सारी रे विच आर डायरेक्टेड, ऑल द रेज which are directed towards the center of curvature, they return along the same path. Similarly यहाँ पर भी वो सारी रे जो पोल पर आना चाहती हैं क्या हो जाती हैं, दे रिटर्न अलोंग द सेम पाथ। एक और सिंपल सा नियम या लॉ समझना, यहाँ पर भी जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है वो लागू होगा। कैसे लागू होगा देखो, सो लेट अस से हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहते हैं कि अगर कोई ले लेट से इस तरह से आई, व्हाट नेक्स्ट, सपोज ऐसे टकराई तो क्या होगा, तो अब वो रे इस तरह से बाहर जाएगी। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे बना, तो जब भी कभी कोई एक रे टकरा रही है तो उस पॉइंट के लिए आपको एक नॉर्मल बनानी है जो इस कर्व के ऐसे हो, नॉर्मल 90 डिग्री पे। फिर इंसिडेंट एंगल बनाना है। इंसिडेंस एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ ये जो लाइन ऑफ इंसिडेंस है और जो नॉर्मल है इसके बीच का एंगल, ये बनाओगे। फिर देखोगे कि ये जितना एंगल है नॉर्मल के उतना ही तरफ आपको एक और रिफ्लेक्टेड रे ज्वाइन करनी है। क्या कहा मैंने, मैं रिपीट करता हूं। अगर आपको लेट्स से क्वेश्चन में कहा जा रहा है
किसी एक पॉइंट पर लेट्स से इस तरह से मिरर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा आप कॉनकेव के साथ ट्राई करते हैं। सपोज यहाँ पर एक रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है, हाँ ऐसा दिया हुआ है, देखो यू, ये ऐसा 60 डिग्री दिया हुआ है। पूछता है आप बताओ इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे कहाँ और कैसे दिखेगी। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को यहाँ पर लेट्स से ये वाला पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट के आपको परपेंडिकुलर, ध्यान से समझना, इस पॉइंट के आपको परपेंडिकुलर ऐसे एक नॉर्मल बनानी पड़ेगी। पहले क्या बनानी पड़ेगी? नॉर्मल, मतलब हम जैसा काम अपने प्लेन मिरर्स के लिए करते थे कुछ कुछ वैसा ही, बस वो अब इस टैंजेंट के अबाउट होगा। देख रहे हो ये वाली टैंजेंट, क्योंकि पहले तो प्लेन मिरर होता था, अब इस स्फेरिकल मिरर के हर पॉइंट पर क्या बन सकती है? एक टैंजेंट। तो पहले आप एक टैंजेंट बना दो, ठीक है, इस पॉइंट के लिए जहां पर ये टकरा रही है। फिर यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो ऐसा, राइट। अब नॉर्मल ड्रॉ किया, इसका मतलब उसका टोटल एंगल कितना होता है? नॉर्मल और टैंजेंट के बीच का एंगल होता है 90, व्हिच मींस कि यहाँ पर एंगल जरूर कितना है इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में? 30 डिग्री का। एक बार ये एंगल बन गया, फिर उतने ही एंगल पे क्या कराना है अपन को? रिफ्लेक्शन। कितने एंगल से? 30 डिग्री से। हर्ष, क्या हमें बात क्लियर हो रही है? अपने डायग्राम कैसे बनाया? यस सर। गौरी, क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, करुणा आप बताओ मैंने क्या समझाया अभी, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। जरा समझाओ क्विकली विद इन अ मिनट। यस, हाँ। स्पेरिकल मिरर्स भी प्लेन मिरर जैसे एक्ट कर सकते हैं। इफ इट अगर कोई रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है डायरेक्टली ऑन द मिरर, ऑन द स्पेरिकल मिरर, एंड इफ वी ड्रॉ टेंजेंट and the angle is given, so we can find the angle of incidence. And then उसके बाद क्या बनाना है? अगर इंसिडेंस रे है तो सबसे पहले क्या बनानी है? नॉर्मल बनानी है उस टैंजेंट। सबसे पहले टैंजेंट बनाओगे उस पॉइंट पर, फिर क्या बनाओगे? नॉर्मल। हाँ बोलो बोलो। फिर बाद में उसी एंगल से हमें रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। एग्जैक्टली ये लिख लो अपने पास, राइट इट डाउन, आई विल वेट। ये अपने पास लिखो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये होना चाहिए आपकी कॉपीज में। सो जस्ट राइट इट डाउन क्लास, वी विल देन कंटिन्यू, राइट? ओके। जैसे हो जाए तो हैंड रेज करो। इसमें स्टेप्स लिख लेना, ठीक है? यहाँ पर ऊपर लिखना स्टेप्स, इसको लिखना। ये अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्यू, ठीक है, सो ये स्टेप नंबर 1 टेंजेंट बनाओगे, स्टेप नंबर 2 नॉर्मल बनाओगे, स्टेप नंबर 3 इंसिडेंस एंगल निकालकर यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव रे। जैसे हो जाए हैंड रेज करो। यस क्लास, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है? कई बार कोई भी रूल नहीं लग रहा हो तो ये रूल लग जाता है, ठीक है? जो अभी अपन ने रूल पढ़े वो तो पैरेलल के लिए पढ़े, फोकस वाले लाइन के लिए पढ़े, ऐसा आ गया तो क्या करोगे? इसीलिए, ठीक है? चलो, ओके, नाउ दैट यू ऑल आर डन, हम लोग बढ़ जाते हैं एक नए सफर पर इसके आगे। ठीक है, तो इन लॉज को यूज करते हुए हम लोग ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए क्या क्या देखना है उसको लिखते चलो। ठीक है, सो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स के लिए एक बात पढ़ लेते हैं जिससे पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। वो ये है कि कॉन्वेक्स मिरर से, लेट्स से अगर इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमने ऐसा बनाया, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। देखो ऐसा होता तो कॉनकेव होता, ऐसा है तो कॉन्वेक्स, ठीक है? पहले तो लिख लो।
ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, किसी भी तरह का रे डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले काम होता है मिरर बनाओ, अगला काम होता है प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ जिस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल लाई कर रहे होंगे। हर्ष क्या बता सकते हो कि इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए पोल किस जगह पे होता है, किस पॉइंट को पोल कहेंगे, बताओ। यस हर्ष। where the lens and the principal axis meet. जहां पर लेंस और प्रिंसिपल एक्सिस मीट कर रहे हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनाओ, राइट पर कि लेफ्ट पर कॉन्वेक्स के? राइट पर। राइट पर है ना। क्या कभी कंफ्यूज हो जाओ तो बस एक सपोज अगर यहाँ पर ऐसा स्फेयर होता तो उसका सेंटर कहाँ लाई करता, खुद ही सोचो, इस जगह लाई करेगा, है ना, इसीलिए इस जगह पे हमारे पास सेंटर बनेगा। गौरी अगर यहाँ पर इसका सेंटर लाई कर रहा है तो मैंने किस पॉइंट को फोकल लेंथ कहा था जरा बताना, और फोकस किस पॉइंट पे लाई करेगा, किस तरफ लाई करेगा, राइट या लेफ्ट? हाँ करो ना। हाँ गौरी बोलो। इन राइट। इन द राइट साइड, ठीक है। अब फोकल लेंथ कहां से कहां तक होगी, किस लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं? यस बताओ। द लेंथ बिटवीन फ्रॉम पोल टू फोकस। फ्रॉम पोल टू फोकस, दिस लेंथ इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से डिनोट कर सकते हो। अच्छा, व्हाट अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज इट सेम एज एफ पी और इज इट डिफरेंट फ्रॉम एफ पी? सो सेम एज एफपी। और इस पूरे डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूँ, सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अगर इट इज, if fp is same as fc, then what can I say about r and f? Is there a relation that they share? देखिए बताओ, अगर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ एक दूसरे के इक्वल है तो क्या f और r के बीच में एक रिलेशन होगा? सोचो। बोलो क्या हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 2f। r इज इक्वल टू 2f। हमें दिख रहा है कि ये जो पूरा रेडियस, एक रेडियस है, इसमें क्या आ जा रहा है, दो फोकल लेंथ्स आ जा रही है, ठीक है। सो एक छोटी सी बात है, इसको अपन को काफी अच्छे से दिमाग में रचाना बसाना है। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? अब लेट्स से हम एक इमेज फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए पहला स्टेप है कि आप लोग एक पॉइंट इमेज या फिर कोई एक छोटा सा एरो बनाओगे। से वो एरो यहाँ पर कुछ इस तरह से रखा हुआ है ना। अब हमको इमेज बनानी है। हमने क्या कहा था जब रियल और वर्चुअल इमेज पढ़ रहे थे कि कभी भी इमेज फॉर्मेशन करना हो तो क्या करना पड़ता है? पहला स्टेप होता है कि आप उसके लिए एक पैरेलल या फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर या पोल के थ्रू पास करने वाली कोई रे बनाओ। कभी भी अगर दो रेज मीट करें, रियल लाइक एक्चुअली मीट करें, तो बन जाता है रियल इमेज। और अगर वर्चुअली मीट करें, मतलब ऐसा लग रहा हो कि मिल रही है, तो बन जाती है वर्चुअल इमेज, है कि नहीं? तो अब बनाते हैं यहाँ से। देखो, सपोज ये एक रे इस तरह से इसके टॉप से निकलती है, मिरर को स्ट्राइक करती है। सो गौरी बताना, अब ये रे कैसे रिफ्लेक्ट होगी? ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, सारी पैरेलल रेस कहाँ से आती हुई लगती है, बताओ। फ्रॉम फोकस। फ्रॉम फोकस। तो अब इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कराओगे कि ऐसा लगना चाहिए कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते जाओगे। तो सबसे पहले रे बना लो, फिर फोकस की तरफ इस तरह से देखो, ऐसे लाइंस बनाओगे, ठीक है। अब ये लाइन के अलोंग ही ऐसा लगेगा ये रे वहीं से आ रही है ना, पैरेलल रे ऐसा लगेगा, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, बट एक्चुअली वो यहीं पर रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक। तो ये हुआ स्टेप नंबर 1 कि आपने एक पैरेलल रे तो बना दी। अब क्या करें, और भी तो रे चाहिए होगी, तो हम लोग एक रे पोल पर भेजते हैं। लेट अस सेंड वन रे टू द पोल। इसी पॉइंट से लेट्स, ये एक रे निकली, है ना। अब पोल पर आने वाली रे के लिए हम क्या करें बताओ, करुणा? अभी हमने सीखा है, बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ये है हमारा, सबसे पहले क्या बना देते हैं, टैंजेंट, है कि नहीं? ऐसा बना दो। हाँ, बन गई। अब बताओ क्या करें करुणा? ये इंसिडेंट रे है, ये टैंजेंट बन गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बोलो? नॉर्मल विल बी द एक्सिस।
नॉर्मल विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल सही। फिर बोलो क्या करें? फिर इट विल रिफ्लेक्ट टू द अदर साइड। टू द अदर साइड विथ वाइल मेकिंग श्योर कौन सा एंगल सेम होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ हाँ, एंड रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्लेक्शन एंगल, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऐसा कुछ करेक्ट, राइट। अब ये रे जब मैंने पीछे की तरफ बना दी, लेकिन ये लगेगा कहाँ? लगेगा क्या कि कहाँ से आ रही है? फ्रॉम दी अदर साइड, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसा देखो, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ करुणा? पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकता हूँ। हर्ष मुझे बताना, क्या ऐसा लग रहा है कि किसी एक पॉइंट पर दो वर्चुअल रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं? देख के बताओ। अगर मैं इस इमेज को ऐसे पीछे की तरफ या इस रे को ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, क्या ब्लू और येलो कलर की रे को कहीं मिलते हुए देख पा रहे हो? Yes. वो पॉइंट जहां पर ब्लू और येलो रे मिल रही हैं, उस पॉइंट को अपन कहते हैं, ये वाला दिस पॉइंट इज द इमेज ऑफ दिस एरो हेड। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं इस एरो को, जिसको मैंने इमेज के लाइक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, लेट्स से दिस इज कॉल्ड ओ, तो यहाँ पर बन रहा होगा ओ डैश, यानी कि ओ डैश, सॉरी ओ डैश, या कह लो ऑब्जेक्ट का इमेज है ना, उस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट की इमेज इस जगह बन रही है। ठीक है, और क्योंकि, अच्छा हर्ष एक और बात बताना, ये जो इमेज बन रही है ये रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से बन रही है या फिर देयर इज एक्सटेंशन और उससे फिर हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं? This was एक्सटेंशन से बन रही है। मेरे सवाल को ध्यान से सुनो हर्ष, मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि ये इमेज रियल रेस के इंटरसेक्शन से बन रही है या फिर एक्सटेंशन से बन रही है? extension. एक्सटेंशन से बन रही है। तो इस तरह की इमेज को गौरी मैं क्या कह सकता हूं, जो एक्सटेंशन से बने? गौरी, इस तरह की इमेज जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से न बनकर एरोज को एक्सटेंड करके बने, वो कैसी इमेज कहलाती है? हाँ गौरी। रिफ्लेक्शन। अरे हमने दो तरह की इमेजेस पढ़ी, देखो मैं वो याद दिला रहा हूँ। एक इमेज एक तरह हमने पढ़ी, एक को कहते हैं रियल और दूसरे को क्या कहते हैं गौरी? वर्चुअल। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि वो इमेजेस जो रियल रेस के इंटरसेक्शन से बनती हैं उनको अपन क्या कहते हैं? उनको अपन कहते, या एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती हैं, दो रेस के एक्चुअल इंटरसेक्शन से जो इमेजेस बनती है उनको अपन क्या कहते हैं? रियल। क्या कहते हैं गौरी? रियल। ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन वो रेस जो एक्सटेंशन से बने उनको अपन क्या कहते हैं? मतलब एक्चुअली एक्सटेंशन इस तरह से हो गया, लेट्स से गौरी देख के बताना, यहाँ पे हमारे पास अगर कभी भी एक्सटेंशन से किसी एक पॉइंट पर दो एक्सटेंशन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो तो ये किस तरह की इमेज कहलाएगी? विल इट बी कॉल्ड अ रियल इमेज और विल इट बी कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। मैं तुमसे ये पूछ रहा था, मेरा सवाल और अपना खुद का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं गौरी? यस सर। क्या क्लियर हुआ? बताओ, समझाओ। क्या होती है रियल इमेज, क्या होती है वर्चुअल इमेज? हाँ गौरी बोलो। यस। When the image is formed by the extension of any ray, हम्म then it is virtual image. हम्म When it is direct, when the image is formed by direct rays, so it is real image. एग्जैक्टली, इसको अपने पास सब लोगों को लिख लेना। यहाँ पर image formed by extensions of
रे, जबकि यहाँ पर the image is formed by real intersection of या by actual intersection of rays, actual intersection of rays. इसको अपने पास लिख लो क्लास एवरीवन। तो अभी जो हमने डायग्राम देखा है ना, यहाँ पर जो अब रे बनेगी, जो इमेज बनेगी, उसको आप ऐसे दिखाओगे। देखो जब भी कभी इमेज बनाते हैं ना तो उसे ऐसे डैश्ड दिखाते हैं। देखो ऐसे डैश्ड के फॉर्म, ऐसा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट एनी इमेज। इसको जनरली ओ डैश लिखते हैं, कई बार आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहाँ पे इमेज बन के आ रही है, आप ही लोगों ने कहा इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल। हर्ष एक और बात बताना, इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनी है या नीचे बन गई है? ऊपर बनी। ऊपर बनी है। अच्छा, इमेज सीधी बनी है या उल्टी हो गई है? सीधी। अगर इमेज सीधी बनती है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो ऐसी इमेजेस को हम कहते हैं इरेक्ट। हाँ, सो द वर्ड फॉर an image, a nature of the image is called erect, which is formed upright। जैसा है ऑब्जेक्ट वैसी ही हो अगर इमेज, तो ऐसी इमेज कहलाती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। लिख लो। और कभी भी आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करोगे ना, तो उसमें हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इस इमेज का एक और नेचर है, करो ना जरा जरा ऑब्जर्व करके बताना, ऑब्जेक्ट से छोटी लग रही है इमेज या बड़ी लग रही है? छोटी। छोटी लग रही है, तो हम इसको कहते हैं diminished, या which is smaller in size than the object। ठीक है, so such kind of image is called diminished। diminished मतलब छोटा हो जाना, है ना। so this is called diminished image। इसे लिख लो अपने पास, ये अपने पास अपनी कॉपी में लिख लो। जैसे ही हो जाए ये पेज लिखना हो तो हैंड रेज करो। कॉन्वेक्स मिरर की ना ये प्रॉपर्टी है कि कभी भी जब आप कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू रेज को बना रहे हैं या किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट से इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इमेज इसी तरह से हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बन के आती है। लिखो अपने पास, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बन के आती है। तो अब तुम्हारी जो कारों में, स्कूटर्स में जो यूज होते हैं मिरर्स, उनको अपन कहते हैं, या वो यही वाले मिरर्स यूज होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि हमको जो पीछे गाड़ियां हैं उनकी सीधी इमेज देखनी है अपने मिरर पे सामने, हर सीधी दिखती है। जो कार के साथ या गाड़ी के पास जो एक छोटा सा मिरर लगा होता है, जस की तस इमेज दिखती है या बड़ी और छोटी हो जाती है? क्या लगता है, आर दे ऑफ द सेम साइज और दे गेट रिड्यूस्ड इन साइज इन द मिरर? क्या लिखा रहता है? दे एक्चुअली अपीयर स्मॉलर, जबकि हैं कैसे, बड़े, राइट। अच्छा, तो इसीलिए जो रियर व्यू मिरर आपकी गाड़ियों में होता है, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो इसका एप्लीकेशन इज, लिखो, एज अ रियर व्यू मिरर इन, एज अ रियर व्यू मिरर इन कार्स एंड स्कूटर्स। ठीक है, तो इन स्कूटर्स या जो भी ऑटोमोबाइल्स, ऐसा कर लो। तो इमेज के नेचर पर डिपेंड करता है कि उस मिरर का क्या यूज होगा, है कि नहीं। किस तरह की इमेज वो क्रिएट कर रहा है, उसके बेसिस पर हम उसका एप्लीकेशन डिसाइड करते हैं। ये इसका एक और बहुत बड़ा नेचर रहता है, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट काफी लंबे डिस्टेंस से भी मूव कर गया, तो जो डिस्टेंस का इमेज का मूवमेंट होता है वो बहुत जरा सा होता है। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करता हूं, अगर ऑब्जेक्ट बहुत लंबे डिस्टेंस से भी मूव कर गया तो जो इमेज का मूवमेंट होता है वो बहुत छोटे से डिस्टेंस से होता है। मतलब इट मूव्स आल्सो बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट
if the object gets displaced by a very large amount, मतलब object का एक बहुत large displacement will be reflected as a very small displacement of the image. इसको हम तब पढ़ते हैं जब हम equations देखते हैं. पहले अगर आपने ये पेज लिख लिया हो तो जरा हैंड डाउन कर लो अब. यस, ये जो भी पॉइंट ऑन द स्क्रीन है, once they are there on your copies, हैंड डाउन कर लो. लिखा. अच्छा, अगली चीज, एक कॉन्सेप्ट होता है, उससे अपन कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू. मतलब वो क्या क्या कवर कर पाएगा. ठीक है, अब इसको ही क्यों यूज करते हैं, इसका एक और कारण है. देखो, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, इसका एक और चमत्कार समझो. सो फील्ड ऑफ व्यू, क्या मीनिंग है फील्ड ऑफ व्यू की, वो देखो. सो अगर ये आपका मिरर है, दो मिरर बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं. चलो, सपोज ये एक प्लेन मिरर है. ठीक है, यहां पर अपन ने बना दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा. लेट्स से ये प्लेन मिरर ऐसा बनाया. इस पूरे सरफेस पर, पीछे वाले सरफेस पर हमने डाल दिया कुछ शाइनिंग मेटल या मटेरियल. तो ये अब इसका जो लेफ्ट वाला साइड है वो रिफ्लेक्टिव हो गया. नाउ अगर कोई एक रे इस तरह से, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो रे देखो कैसा जाएगी, ऐसा जाएगी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट and then will get reflected according to the laws of reflection, right, from this point. ठीक, उसी तरह से यहाँ से अगर कोई इमेज है, वो भी उससे भी इंसिडेंस रे निकलकर रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो करके टकरा के वापस निकल जाएगी. अब इसका देखो यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर खड़े हुए आदमी को याद है, वो हमने देखा था कि पीछे की तरफ वॉल देख रहा है, तो ये वाली लेंथ h/3 होनी चाहिए. सो नाउ दिस एंटायर जोन, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो भी कुछ है इस आदमी के पीछे, सपोज यहां पर एक आदमी खड़ा है ना. सो इस पूरे जोन में आदमी के पीछे जो कुछ भी है वो इस मिरर में देख पाएगा. इसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू. मतलब हम पीछे नहीं देख रहे हैं, हम मिरर में देख रहे हैं, लेकिन मिरर में देखने के कारण हमारे पीछे जो कुछ भी है वो हमें दिख जाता है ना. सो वॉट एवर वी कैन सी इन द मिरर इज आवर फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज ऑफ दैट मिरर. अब यही काम अगर आप, इसको मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू. फील्ड ऑफ व्यू, अगर आप यही काम एक कॉन्वेक्स मिरर के साथ करेंगे तो उसका फील्ड ऑफ व्यू देखो थोड़ा ज्यादा दिखेगा आपको. यहां बना देते हैं कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, अब जब आप एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए वैसे एक ऑब्जेक्ट लोगे, तो जो रे पहले यहां से सिर्फ इतना जाती थी, अब देखो कैसे उसके अंदर रिफ्लेक्शन आएगा. हमने यहां से रे इस तरह से ली, इंसिडेंट रे. गौरी, मुझे बताओ इसके बाद मैं इसका रिफ्लेक्शन कैसे कराऊं. मेरा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या बनानी पड़ेगी, टैंजेंट. ठीक है, ये बन गई. अब बताओ नेक्स्ट स्टेप. ड्रॉ नॉर्मल. नॉर्मल बनानी है, गुड. तो ड्रॉ अ नॉर्मल. ठीक है, अब बोलना. यस, आगे बोलो. सो देन रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाओ, रिफ्लेक्टेड रे में क्या बात ध्यान करके बनाओ. एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. यानी कि वो एंगल जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच है, उतना ही एंगल कहाँ बनना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू द एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है. हर्ष, क्या हम ये बात देख पा रहे हैं
कि जिस तरह से यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा था उससे सिर्फ ये वाला जोन कवर हो पा रहा था, मतलब हम सिर्फ इतने जोन को हमारा इतना फील्ड ऑफ व्यू था। लेकिन क्या इसमें ये देख पा रहे हो कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू अब बढ़ गया, ये वाला जो रे है ये थोड़ा इस तरफ टुवर्ड्स राइट की तरफ शिफ्ट हो गई, ये बात देख पा रहे हो क्या हर्ष? ऑब्जर्व कर। हाँ हर्ष कुछ बोल रहे हो, बोल। क्लियर है ना? तो वैसे ही काम नीचे की ओर भी होगा, देखो द फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीजेस फॉर द लोअर मिरर ऑल्सो। यही काम यहाँ भी करोगे कि आपने सबसे पहले एक टैंजेंट बनानी है, टैंजेंट बनाने के बाद इस जगह पर एक नॉर्मल क्रिएट करनी है, नॉर्मल क्रिएट करने के बाद एक रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, ऐसा जो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि इंश्योर करे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो। ठीक है, तो ये इंश्योर करते हुए यहाँ पर हमको ये बनाना है। तो हम देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स के लिए एक काफी अच्छा बड़ा फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है ना। सो कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ आप लोग लिख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर has a larger field of view, has a larger field of view than a plane mirror। इसीलिए कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आप अगर मिरर ही यूज करना है तो गाड़ियों में या ऑटोमोबाइल्स में, स्कूटर्स में, कार्स में आप प्लेन मिरर क्यों यूज करते हो, कॉन्वेक्स क्यों नहीं? तो ये उसका जवाब है कि कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए जो फील्ड ऑफ व्यू है, आप जितने लोगों को जो कुछ पीछे देख सकते हैं, दैट इज मच लार्जर देन व्हाट अ प्लेन मिरर विल शो टू यू, राइट? सो कॉन्वेक्स मिरर हैज अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देन अ प्लेन मिरर। और उसके साथ अगर सपोज एग्जाम में एक सवाल आ जाए तो आपको एक डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, या हो सकता है आपके पास 4 अलग अलग क्वेश्चन ऑप्शंस दे दिए जाए, जिसमें एक में ये दे दिया जाए, दूसरा ये दे दिया जाए और तीसरा लेट्स से कॉनकेव का दे दिया जाए कुछ, ठीक है? और आपसे पूछे क्वेश्चन कि बताओ भैया इन चारों में से कौन सा ज्यादा सूटेबल है एक लार्जर फील्ड ऑफ व्यू कवर करने के लिए या गाड़ियों में लगाने के लिए, तो आपको ये वाला डायग्राम फिर चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो हो सकता है आपके पास 4 ऑप्शंस हो इस तरह से, देखना ये 1 2 3 और ये 4 पूछेगा लेट्स से ऑटोमोबाइल्स में इनमें से कौन सा फेवरेबल है। मिरर का नाम नहीं देगा, सिर्फ आपके पास शेप ड्रॉ कर देगा और हो सकता है डायग्राम्स बना दे, ठीक है? ऐसे अलग अलग तरह के आपको मिरर दे देगा, अब बोलेगा चूज करो, ठीक है? तो देन योर ऑप्शन शुड बी दिस वन, ऑटोमोबाइल्स में कौन सा सूटेबल है, राइट? तो ये अपने पास लिख लो, है ना? एक बार ये हो गया अगर, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो नाउ हैव अ लुक, अगर ऐसे ही आपको डायग्राम बनाने हो लेट्स से कॉनकेव के लिए, तो वो कैसे बनते हैं? ड्रॉ 4 अपने पास मिरर्स बना लो और उनका एक साइड को शाइनिंग बना लो, ऐसा। कॉनकेव इज ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है? कॉन्वेक्स के लिए हमने क्या देखा, हमेशा इमेज का नेचर कैसा होता है? करो ना, कॉन्वेक्स के लिए हमने कौन कौन से 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, बताओ इमेज कैसी होती है कॉन्वेक्स के लिए? So virtual, erect and diminished. हाँ, अब कॉनकेव के लिए अगर यही चीज देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इमेज फॉर्मेशन इज डिफरेंट इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो अब कॉनकेव मिरर देख रहे हैं, ठीक है? इमेज फॉर्मेशन
सबसे पहले क्या बनाते हैं गौरी? व्हाट डू वी मेक इन अ मिरर? फर्स्ट इज कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। उस पर क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट? या उसके पहले हम लोग पोल कुछ फोकस वगैरह मार्क करेंगे? किस तरफ होगा पोल फोकस अगर मार्क करेंगे तो? राइट ही लेफ्ट हर इमेज में? बताओ। The pole will be on the principal axis. Pole B will be on the principal axis with the point where the mirror is passing through it. और बोलो। Focus on the left. सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, वो बना दो। अगर ये इस तरह से गोलाकार एक ऑब्जेक्ट होता लेट्स से, है ना, या फिर एक स्फीयर होता, तो इस गोलाकार स्फीयर के किस पॉइंट पर लाई करता? सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सेंटर पे, राइट? तो अपन ने पहले सेंटर बना दिया। आगे बताओ। हाँ जी बोलो बोलो। सबका हमने पोल बना दिया, अब हम बना देते हैं सबके लिए सेंटर। ठीक है, यस। हाँ, अब बताओ कहाँ बनाए हर्ष? इन सब के लिए फोकस कहाँ बनाए? किस पॉइंट पर फोकस लाई करेगा? In the middle of C1. इन द मिडल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो हमने सबके लिए फोकस बना दिया। अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट रखना है तो अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रख के देख सकते हो। सो लेट्स से हम सबसे दूर से शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्ट लेट्स से रखा हुआ है हियर, ऐसा। प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। काफी लंबी है लेट्स से प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से अब हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले किस तरह की रे लें करुणा? विच इज पैरेलल। एक पैरेलल ले लो, है ना, बताओ। पैरेलल रे ले करुणा। लेट अस मेक अ रे विच इज पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो कहां से पास करनी चाहिए करुणा? एवरी रे विच इज पैरेलल, रूल क्या था? रूल याद करो। It will pass through focus. फोकस। तो ऐसे फोकस के थ्रू अब इसको पास होने दो, ऐसा। ठीक है हर्ष, एक और कुछ एग्जांपल दो, और कहां से रे अपन लें ताकि इस रे से इंटरसेक्शन करा पाए? On the center of curvature. कहां से अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो गौरी क्या आप बता सकते हो उसका रिफ्लेक्शन मिरर से किस तरह से होगा? वो वापस कहां से पास होनी चाहिए, कैसे जाएगी बताओ? तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगे। कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर को रिफ्लेक्ट करती है तो फिर से कहां से पास करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करती है। गुड, क्या बात है, आज सबके सब एकदम फॉर्म में लग रहे हैं। हाँ? चलो, संडे के बाद ऐसा लगता है अंदर एनर्जी आ जाती है ना, बार बार संडे आना चाहिए। देखो, तो अब वो रे वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही पास कर जाएगी। हर्ष, क्या हम रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन होते हुए देख पा रहे हैं या फिर उनको एक्सटेंड करके करना पड़ेगा इंटरसेक्शन? Actual intersection देखते हैं. एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा। रियल टाइम इंटरसेक्ट नहीं कर रही है यहाँ पर। Actual intersection देखते हैं. रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है क्या? देखो हर्ष, देखो यहाँ पर रेज क्या रियल Actual देख पा. हो पा रहा ना रियल इंटरसेक्शन? देखो इस जगह पे। हर्ष हर्ष हर्ष, क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, I am saying that only. ओके ओके, आपकी आवाज बहुत गूंज रही है हर्ष, कट रही है, गूंज रही है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। थोड़ा सा एक बार क्लास के बाद अपने माइक्रोफोन को टेस्ट कर लेना, कुछ गड़बड़ है। या तो उस पर थोड़ा सा, आई थिंक देयर इज सम डस्ट और समथिंग, तो उसको थोड़ा सा फूंक मार के अच्छा कर लेना, और एक बार दोबारा से टेस्ट करके देख लेना। कोई छोटा घर पे एक मोबाइल और लैपटॉप के बीच में जूम सेशन करना, थोड़ा इसको सुधार लेना, राइट? तो करुणा, अगर यहाँ पर मुझे बताना, इमेज बन रही है, सबसे पहले तो क्या ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है या नीचे बन रही है? नीचे। नीचे। और कैसी बननी चाहिए इसका मतलब? इन्वर्टेड या रियल, इन्वर्टेड या इरेक्ट? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड है या फिर डिमिनिश्ड? सेम साइज की डिमिनिश्ड है। तो इसके पास इमेज की अपने पास प्रॉपर्टी लिख लो। इमेजेस डिमिनिश्ड इन नेचर, डिमिनिश्ड इन नेचर,
वर्चुअल, ठीक है। और इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ है, उसके बेसिस पे इमेज कहाँ का बनी है। ये आप लोगों का होमवर्क है। सपोज अगर यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनेगी ये देखोगे। अच्छा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखता तो कहाँ बनेगी, ठीक है, राइट। वैसे लेट्स से अगर फोकस पे रखता तो कहाँ बनती, अगर फोकस और पोल पे रखूं तो कहाँ बनेगी। ऐसे अलग अलग केसेस ट्राई करो, है ना, अगली क्लास में उसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। आज की क्लास में कोई डाउट हो, एनीवन पूछना चाहते हो पूछ लो। हर्ष, करुणा, गौरी, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, आई एम हियर टू आंसर। अभी अभी अगर नेक्स्ट क्लास के लिए देर हो रही है तो आप लोग लॉग आउट करते हैं अपन, फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास में याद से शुरुआत में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। ये वाले डायग्राम्स को घर पे बनाने की कोशिश करो सब लोग, ठीक है, सो दैट वी कैन डिस्कस प्रॉपर्ली, राइट। अभी हर्ष क्लास है क्या अगली? ठीक है, ठीक है, ओके देन, कूल, थैंक यू वेरी मच हर्ष, करुणा, गौरी। आज की क्लास में हम लोगों ने फील्ड ऑफ व्यू देखा, रियल और वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म करनी है सीखा, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगी देखा, कॉनकेव में एक एग्जांपल देखा। बाकी आपको बनाने हैं अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार, दूसरे तरफ हमने देखा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट हो, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, और फोकस और पोल के बीच में हो, इन जगह पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो, तो हमने जो अभी नियम सीखे हैं, जो लॉज सीखे हैं, जो रूल्स कन्वेंशंस देखे हैं रिफ्लेक्शन के, उनका यूज करके इमेज फॉर्मेशन करने की कोशिश करना। इमेज की लोकेशन और उसके इमेज की लोकेशन कहां पर इमेज लाई कर रही है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना, इसको अपन आने वाली क्लास में स्टडी करते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और स्फेरिकल मिरर्स में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दो भैया जी लोग, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। ओके, बिल्कुल, बाय बाय, थैंक यू। सो आप इस वक्त रहे खुशवंत फतनानी के साथ, आपने मेरी पूरी क्लास अटेंड की, हमने काफ़ी कुछ देखा, सीखा, जाना, समझा, और आने वाली क्लासेस में इसी तरह से इस कोर्स को, इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं, मेरी क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं, तो डू कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर इन द पोस्टर विच विल बी रिफ्लेक्टेड आफ्टर दिस वीडियो। आप अभी भी लिख सकते हैं 7974355374, right? So you can contact on this number and become a part of my classes, जिससे हम एक वन ऑन वन इंटरेक्टिव बेसिस पे इस सिलेबस को कवर कर सके। मेरे पास क्लास 11th, क्लास 12th और ड्रॉपर बैचेस हैं, जहां पर बच्चे मेरे साथ जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।